हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार, जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एक और सेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मार्च यानी 15 मार्च और इसके थर्ड शिफ्ट को। और आज के इस शिफ्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल के इस पेपर को। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जिसे 3 फेजेस में कराया जाता है, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी। और आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिकुलेशन बेस्ड पेपर है। लास्ट हमने जो क्लास डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था हायर सेकेंडरी और उससे पहले मैट्रिकुलेशन। एक एक पेपर जिस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट में कराए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यदि मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इस तीसरे शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के उन सभी 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल्ड में समझने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या वो क्वेश्चंस जो दोबारा रिपीट हो सकते हैं उन्हें भी साथ के साथ समझते चलेंगे। कुछ इनमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनके आने की चांसेस बहुत कम है या दोबारा वो नहीं पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की और उन्हें भी साथ के साथ आपको यहाँ पे हटाना बताना सिखाएंगे कि भाई ये क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है, इन क्वेश्चंस में आप क्रॉस लगा लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट किया जाए उससे पहले फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी को जुड़ना है, फटाफट से कमेंट करना है, यहाँ पे सेशन को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ सेशन को लाइक करना है। पहली बार सेशन से जुड़ते हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस, और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है वो ये है और इस प्रकार से है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग रिसीव पद्म भूषण इन 2022। भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 से। 2022 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो उस वर्ष यानी 2022 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्म भूषण प्राप्त किया। 2022 में पद्म भूषण प्राप्त किया। तो आप सबसे पहले आप ये समझना कि ये जो पद्म पुरस्कार है इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, जिसमें यदि मैं बात करूं पद्म विभूषण, दूसरी कैटेगरी जिसे नाम दिया गया है पद्म भूषण, और तीसरी कैटेगरी जिसे नाम दिया गया है पद्म श्री। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरी है और इन 3 कैटेगरी को यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसमें हम बात करेंगे तो पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस सर्वोच्च सम्मान में इसमें हम बात करेंगे कितने। तो फिलहाल मैं आपके लिए बात कर रहा हूं तो वर्ष 2024 में मिलने वाले पद्म पुरस्कार या पद्म अवार्ड की बात की जा रही है, पद्म अवार्ड की बात की जा रही है। तो ये जो पद्म अवार्ड है इस पद्म अवार्ड में 5 लोगों को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि यदि मैं बात करता हूं किसकी, पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण कितने लोगों को 17 यानी 17 लोगों को दिया गया। और मैं पद्म श्री की बात करूं तो पद्म श्री 110 लोगों को इससे सम्मानित किया गया, पद्म श्री से 110 लोगों को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से इस वर्ष पद्म भूषण को बांटा गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि भाई पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, तो 17 लोगों को, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को। अब वो 5 कौन कौन हैं उन्हें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा विक्टर बनर्जी, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जबकि यहाँ पर सिविलियंस, इंडियन सिविलियंस को दिया जाने वाला यह तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसे हम पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन और उस पहले क्वेश्चन से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम में। अब देखते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चंस को और समझते हैं उसमें क्या है खास। यह है दूसरा क्वेश्चन और इस दूसरे क्वेश्चन को यहां पूछा गया है, रिजोल्ट यूनाइटिंग नेशन इन ए डिविडेंड वर्ल्ड निम्नलिखित में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संस्मरण है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे और ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो संस्मरण है या फिर किस यूनियन सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का,
ए, बी, सी या फिर डी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है आपको, और वो क्या होगा? बान मी मून, बान की मून। तो भाई ये था दूसरा क्वेश्चन, और इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट करते रहना है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछते रहना है, अदरवाइज हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे और तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो भाई अब हम देखेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन को, और इस तीसरे क्वेश्चन में जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, भारत के हर एक राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? द एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा इसे अपॉइंट किया जाएगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट के एडवोकेट जनरल को किसके द्वारा? तो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिस चीज को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में इसे डिफाइन किया गया है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर था ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। भाई जिसने भी ऑप्शन डी इसका आंसर लिखा हुआ होगा उसका ये आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट से सेशन में जुड़ते रहना है, सेशन को शेयर करते रहना है, और पहली बार सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम बात करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की। तो यह है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। यहां पूछा गया है, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ई कार्यक्रम के 6 स्तंभों में से एक नहीं है? कौन सा इन 6 स्तंभों में से एक नहीं है? किसके तहत? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली मिशन कर्म योगी के तहत, मिशन कर्म योगी के तहत पहला बताया गया है पॉलिसी फ्रेमवर्क, या जिसे नीतिगत ढांचा बोला गया है। दूसरा शारीरिक स्वस्थ ढांचा, तीसरा डिजिटल आधारित ढांचा, और चौथा क्षमता ढांचा। तो वो कौन सा है जो बेसिकली इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत इनके जो 6 यानी कि 6 इनके द्वारा जो बेसिकली यहाँ पे 6 स्तंभों की बात की गई है, उन 6 स्तंभों में से इन चारों में से वो कौन सा जो है उस 6 स्तंभ का पार्ट नहीं है? इस क्वेश्चन के आंसर्स को आपको डिफाइन करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा, और इस फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो इस फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स को फटाफट से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फिजिकल फिटनेस फ्रेमवर्क। फिजिकल फिटनेस फ्रेमवर्क का इसमें कोई भी लेन देन नहीं है, कर्म योगी के तहत, ध्यान रखिएगा। चले भाई अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे मिशन कर्म योगी से संबंधित। इनमें जो इसके 6 पिलर है, उन 6 पिलर का फिजिकल फिटनेस फ्रेमवर्क ये कोई भी पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। क्या पूछा गया इस 5वें क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी, जिसमें स्वयंसेवी समूह और ग्राम इकाइयां भी शामिल थी। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें 1943 से लेके बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना, ये वो कौन सा महाराष्ट्र का जिला था जहां पे कुछ युवा नेताओं ने समानांतर सरकार भी बना ली थी। ठीक है, तो वो बेसिकली महाराष्ट्र का कौन सा? सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा जिला था। कौन सा जिला? सतारा जिला। इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा भाई बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 क्वेश्चन को, छठे क्वेश्चन को। भाई ये जो छठा क्वेश्चन है आपसे पूछेगा, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना शुरू किया गया? किस वर्ष इस योजना को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये योजना यह किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 2009 में, 2006 में, 2008 में या 2007 में। ठीक है, फटाफट से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इसे किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा अभियान, इस योजना को कब स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 2009 में इस स्कीम को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ष 2009 में इस स्कीम को किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस 7th क्वेश्चन को और इस 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विषम ज्वराणु एक छोटा प्रोटोजोआ है। विषम ज्वराणु एक छोटा प्रोटोजोआ जिसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं कि विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से घातक मलेरिया जो सबसे गंभीर है, घातक मलेरिया जो सबसे गंभीर है वह किसकी वजह से क्रिएट होता है? जो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया बोला जाता है, या फिर प्लाज्मोडियम कैल्सीपारुम बोला जाता है, या फिर प्लाज्मोडियम विवेक्स के नाम से जाना जाएगा, या जिसे हम प्लाज्मोडियम फ्लैक्सीप्रम के नाम से जानते हैं। तो भाई इस 7वें क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? आपको इस 7th क्वेश्चन के आंसर्स को डिफाइन करना है। तो भाई 7वां क्वेश्चन जिसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा, जिसने भी इसके ऑप्शन डी को चुना होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करने वाले हैं 7वें के बाद नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं जो सेंसस यानी जनगणना से संबंधित है, और इस जनगणना आधारित यहां आपसे पूछा गया है 2011 कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान में आज जो 8वीं अनुसूची है, ये जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल 8 की बात करते हैं, शेड्यूल 8 की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें जो निर्दिष्ट कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज हैं। और इस 22 लैंग्वेज में वो कौन सी भाषा है जिसे सबसे कम लोग बोलते हैं, जिसे सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा? बेसिकली अगर हम बात करें नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, इनमें से वह कौन सी भाषा है जिसे सबसे कम बोला जाता है? तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा वह भाषा कौन सी होगी भाई? संस्कृत। संस्कृत ये वह भाषा है जिसे सबसे कम लोगों के द्वारा बोला जाता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई 8वें क्वेश्चन का आंसर हमने देखा ऑप्शन सी। और अब हम बात करेंगे हमारे 9वें क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में इस लैंग्वेज के बारे में डिफाइन किया गया है, और कितनी? तो 22 लैंग्वेजेस बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th यानी 9वां क्वेश्चन, जहां पूछा गया है उस पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है? उस पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है? तो आपको बताना है भाई क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। पहला ऑप्शन आपके सामने है बायोटिक फैक्टर, दूसरा ए बायोटिक फैक्टर यानी जीवीय कारक या अजीवीय कारक, तीसरा क्या है जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक फैक्टर, चौथा जिसे हमने नाम दिया है एमिनोनिक फैक्टर। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं, और 9वें क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है उस पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है, वो कौन है भाई? तो इसमें आपको इस 9वें क्वेश्चंस के आंसर्स को बताना है, और इस 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या है। ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, और वो अगला क्वेश्चन है 10th। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? 10वां क्वेश्चन। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम आपको बताना है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका, जिसकी करेंसी अगर हम बात करें तो बेसिकली टका, और वहां के पीएम की बात करें, ठीक है, तो शेख हसीना। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको ये बताना है कि बेसिकली बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बांग्लादेश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर फेडरल बांग्लादेश रिपब्लिक, यूनियन ऑफ बांग्लादेश, या फिर चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश।
आपको बताना है कि भाई बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है। तो इसका आधिकारिक नाम क्या है भाई, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया आप लोगों ने, और वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे और हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ gas एन ऑब्जेक्ट इट इज एक्सीलरेशंस, किसी वस्तु के डैश परिवर्तन की, उस परिवर्तन की दर का उसका त्वरण क्या है, बताना है भाई आपको। तो यहां पे बताओ भाई, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो गुड्स है, किसी भी वस्तु की बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखना, जो वस्तु के गति के परिवर्तन की दर का उसका त्वरण है, जिसे हम वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, तो यानी इस 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे 12वें क्वेश्चन को, 12th क्वेश्चन को, और देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकारक करते हुए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार का अधिनियम 1935 को बाद में अधिनियम में संशोधित या पूरक सभी अधिनियमों के साथ प्रिवी काउंसिलिंग क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर निरस्त कर दिया गया। 1949 को छोड़कर बाकी के पुराने जितने भी अधिनियम थे उन्हें क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब इसको बताना है आपको किस आर्टिकल के तहत इसे डिफाइन किया गया था। तो आर्टिकल 394, 393, 392 या फिर 395। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आर्टिकल 395। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई आर्टिकल 395, 395। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहां आपके सामने पूछा गया 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन, जहां पे आपसे पूछा गया है भाई दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी उदार छवि स्थापित करने के लिए, विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपने नवीनतम प्रयास के अंतर्गत घोषणा की कि वह अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के सेंसर नहीं करेगा, यानी अब उसको नहीं देखेगा, जांचेगा नहीं, वो फिल्मों को रिलीज करने से पहले नहीं जांचेगा। ये किस देश के द्वारा ऐसा किया गया, बांग्लादेश के द्वारा, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये किसके द्वारा किया गया, यूएई के द्वारा किया गया। यदि मैं यूएई की बात करूं तो यहाँ के बेसिकली कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो वो क्या है, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, जबकि दिरहम यहाँ की करेंसी है, दिरहम यहाँ की करेंसी है। और अगर हम बात करें यहाँ के पीएम की तो मोहम्मद बिन राशिद ये बेसिकली यूएई के पीएम हैं मौजूदा समय में। मोहम्मद बिन बेसिकली ध्यान रखना, राशिद ये क्या है, यहाँ के पीएम हैं। दोबारा समझना, यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी है, जिसकी करेंसी, जिसका नाम बेसिकली क्या है, तो दिरहम। और यदि यहाँ के पीएम की बात करें तो वो लिख लेना मोहम्मद बिन राशिद, यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं यूएई के। अगला हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, यहां पूछा गया निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज की गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। विक्रमशिला जो बेसिकली कहां पर है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, भागलपुर में अगर हम बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली यहां पे इसी के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिहार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। बहुत इजी है इस क्वेश्चन के आंसर्स को बताना भाई, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और वो अगला क्वेश्चन हमारा है 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन। अब इस 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी प्राणी वर्ग एविस की विशेषता नहीं है, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। पहला उसने बोला कि पूंछ के आधार पर तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा शुष्क होती है, मतलब पूंछ के आकार को छोड़कर बाकी जो इनकी त्वचा होती है वो क्या होती है, शुष्क होती है। तो बेसिकली बिल्कुल जो मैमल्स होते हैं या फिर एविस की बात की जाए तो ऐसा ही होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही, विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया ना, ये तो है।
दूसरा आपसे पूछा गया है यहां पे, इनके पास चोंच होती है, बिल्कुल। तीसरा यहां पूछा गया है द पास्ट पाद पंखों में परिवर्तित होते हैं, विंग्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 15 क्वेश्चन का आंसर भी होगा क्या, तो आप फटाफट से इसको पढ़ेंगे। और सी ऑप्शन हमने देखा है और यही बेसिकली विशेषता इसकी नहीं है। चौथा पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली देख लो, इनके पंख होते हैं और उड़ान रहित पक्षियों को छोड़कर इनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। अधिकांश पक्षी जो हैं इनमें से उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे पक्षी जो उड़ान रहित रहते हैं उनको छोड़कर। तो 15वें क्वेश्चन में ये जो सी ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, बेसिकली यही है जो कि इसकी विशेषता नहीं है। बाकी 3 ऑप्शंस जो देख रहे हैं वो इसी की विशेषता को डिफाइन करता है, इसके तो एव्स की विशेषता को डिफाइन करता है, ध्यान रखना एविस की। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16 यानी 16वें क्वेश्चन को समझेंगे और इसे देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बना? वो कौन सा देश है जिसने 1001 दिवसीय मैच खेले, 1001 दिवसीय यानी 1 डे ओडीआई मैचेस खेले, वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान? तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। इंडिया। ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे पर फिर भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इनका अंदाजा आपको लगेगा। भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये 2022 के पद्म पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पद्म पुरस्कार आपके लिए वो जो वर्ष 2024 में अनाउंस किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण जो पद्म भूषण में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और वर्ष 2024 में ये जो पद्म विभूषण है, ये 5 लोगों को दिया गया है। जबकि पद्म भूषण की बात की जाए तो ये जो पद्म भूषण है ये कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया है। एंड अगर हम बात करें पद्म श्री की, तो पद्म श्री की ये कितने लोगों को दिया गया है? तो 110 यानी 110 लोगों को इसे दिया गया है। तो फटाफट से ये चीजें भी आपको याद रखनी होंगी जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो पद्म श्री 110 लोगों को दिया गया है। जबकि 2022 में अगर हम समझें तो इसमें क्या है, विपिन रावत जी जिन्हें 2022 में सम्मानित किया गया था, किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विपिन रावत जी की बात करें तो ये एक्स चीफ आर्मी है, बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मर चीफ इंडियन आर्मी। 17 क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करेंगे 18 यानी 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी? भाई लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो आपको बताना है किस देश में हुई थी। 1966 में इनकी डेथ होती है, इनकी मृत्यु होती है। भाई अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे ये भारत के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके जन्मदिन की बात की जाए तो गांधी जयंती के दिन ही इनका भी जन्मदिन होता है, यानी 2 अक्टूबर को। और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान जहां पर इनकी मृत्यु होती है। बेसिकली ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, और ये बेसिकली 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ होती है। 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ होती है, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली ध्यान रखना, 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, उस वक्त ये भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चंस, 19वां क्वेश्चन है भाई, दक्षिण भारत के उगादी त्योहार। अभी हमने थोड़े मुझे लग रहा है लास्ट कल के सेट में या उससे
पहले सेट में इसके बारे में हमने समझा उगादी त्योहार जो कि साउथ इंडिया का फेस्टिवल है और इसमें एक प्रसिद्ध व्यंजन है जिसे बोला जाता है प्रचड़ी। प्रचड़ी एक प्रसिद्ध व्यंजन है और ये व्यंजन जो है इसमें कितने प्रकार की सामग्री मिली होती है? तो इसमें 6 प्रकार की सामग्री मिली होती है। कितने? तो 6 प्रकार की सामग्री मिली होती है और उन सामग्रियों की बात करें तो वो हर प्रकार की होती है, जैसे स्वीट हो गया, सोर हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो बेसिकली सॉल्टी हो गया, पुंगेंट हो गया, स्पाइसी हो गया या फिर बिटर हो गया। इस प्रकार से ये इनमें 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं इस व्यंजन में। 6 टाइप्स के टेस्ट होते हैं बेसिकली, ध्यान रखिएगा। ये 19वां क्वेश्चन है और 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे 20वें क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से नाटक का प्रस्तुतिकरण है। इसमें गीत साधारणता निम्नलिखित में से किस भाषा में होता है? भाई मोहिनी अट्टम नृत्य में नृत्य और गायन जो बेसिकली मलयालमी संस्कृत जिसे कहते हैं उसमें डिफाइन किया गया है और इसी का जो नेम है वो क्या होता है भाई? क्या मलयालम है या फिर ध्यान रखना संस्कृत है या फिर मनी परवालवा है या फिर तमिल है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसका क्या है आंसर भाई? तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। मणि परवालम, मणि परवालम ये बेसिकली क्या है? मलयालमी संस्कृत है, इसी का ही रूप है ये। और इसी लैंग्वेज में मोहिनी अट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, केरला का क्लासिकल डांस है भाई। 20वां क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 21st क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, कौन सा कथन सही है। पहला कथन आप पढ़ो, क्या लिखा गया है? अंगूरों की खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? क्या विटिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स? तो पहला ही स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है यहाँ पे। विटिकल्चर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी बता चुका हूं आपको। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है भाई? अंगूर यानी ग्रेप्स के उत्पादन को, ग्रेप्स की खेती को विटिकल्चर बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमें मिल गया सही। अब आपको बताना क्या था कौन सा सही है। तो जब पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया तो हमें बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट आपके अंदर ना इतनी सियोरिटी होनी चाहिए और वो सियोरिटी तब आएगी जब आपने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, देखे होंगे, किए होंगे, बार बार किए होंगे, तभी ऐसे सियोरिटी आएगी आपके अंदर, जहां आपको बाकी के ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, बाकी के 4 ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े एग्जाम में। ठीक है भाई, तो अब देखो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, 22nd क्वेश्चन। यहां पूछा गया भारतीय संविधान में संसद के दौरान सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को संविधान से अंगीकृत किया गया। ये कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को किस देश से अडॉप्ट किया गया, कहां से अंगीकृत किया गया? द यूएस से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसएसआर से? किस देश से इसे अडॉप्ट किया गया? तो बेसिकली ये बताना है आपको, इस क्वेश्चन के आंसर्स को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? किस देश से लिया गया? इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 22वें का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे 23rd क्वेश्चन को देखेंगे, 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। 23वें क्वेश्चन को देखेंगे, महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी कहां पे स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ी ये कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में? महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित है? ईस्टर्न घाट में या फिर किस घाट से संबंधित है ये भी लिख लेना, ध्यान रखना। तो ये ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, ओडिशा के ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से संबंधित है ये पहाड़ियां, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के ईस्टर्न घाट में स्थित महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से लिख लो भाई, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी ओडिशा। 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को और उस अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछा गया है। 24th क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन में, 24वें क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विजयनगर शहर
के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनायिका का विवरण है। वह राजनायिका निम्नलिखित में से इन विकल्पों में से कौन सी है? भाई आपसे पूछा गया है विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनायिका का विवरण है, और वह राजनायिका निम्नलिखित में से कौन है? उन्हें मार्को पोलो, या फिर ध्यान रखना इब्न बतूता, या फिर शेख अली हाजिन, या कौन होंगे? अब्दुल रज्जाक समरकंदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए और बी नहीं होगा। सी और डी में आपको क्या लगता है ये बताओ भाई। सी और डी में आपको क्या लगता है ये बताना है भाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और वो क्या है हमारा 25th यानी 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से निकलती है? उत्तर भारत की नदी चिनाब जो कि किन दो नदियों के संगम से निकलती है? इंडस या सतलज, या फिर ध्यान रखना चंद्रा या भागा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने? थर्ड ऑप्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया जास्कर या फिर श्योक, नुब्रा या फिर हुंजा। इनमें से वो कौन सी दो रिवर है, कौन सी दो नदियां हैं जो कि चिनाब नदी निम्नलिखित में से उत्तर भारत में इन दो नदियों के समागम से निकलती है? भाई इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? भाई फटाफट से देखो, इसके आंसर्स की बात की जाए तो ए और बी में से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, और ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा और भागा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भाई 25th यानी 25वां क्वेश्चन है। कहाँ? तो ये बेसिकली पंजाब में मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पंजाब में मिलती है ये नदियां कहाँ मिलती है? तो पंजाब में मिलती हैं। भाई ये 25th क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, और इस 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई ये आज का सेट था, और आज के सेट के ये 25th क्वेश्चन जो कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, और उस ग्रेजुएशन लेवल के उन 25 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आज आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, जाने से पहले आपको बता के जाना है सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो मंडे होगी, और मंडे की क्लास में हम एक नए सेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी को मंडे यहाँ पे ध्यान रखना, आफ्टरनून में 2 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास जो सिलेक्शन पोस्ट के PYQ डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप सभी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप पहली बार जुड़ते हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस आएंगी गैलेक्सी क्लासेस में, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, वो सारी क्लासेस का आपको बेसिकली ध्यान रखना नोटिफिकेशन आएगा। तो ये जरूर करना है आप सभी को काम। तो आज सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट यानी मंडे फिर मिलेंगे आप सबके साथ। धन्यवाद।